नमस्कार बच्चों, जहरास क्लासेस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रस्तुत हूँ पाठ जूझ लेकर आपकी पुस्तिका वितान 2 से। इस पाठ के लेखक हैं आनंद यादव और इस पाठ का जो अनुवाद हुआ है हिंदी में उसको केशव प्रथम वीर ने किया है। तो बच्चों, इस पाठ का मैं थोड़ा सा सार आपको बता देती हूँ कि जूझ जो कहानी है वो वाकई में जो शीर्षक है ये जूझ यानी जूझना, ये इसके लिए बिल्कुल सही, जो इस कहानी के लिए बिल्कुल सही या उपयुक्त है, बिल्कुल ये शीर्षक जो है। और इसमें इस पाठ में जो ग्रामीण जीवन है या गांव का जो जीवन है उसमें किस तरह से लेखक ने जो उसकी सच्चाई है या उस परिवेश की जो सारी बारीकियां हैं वो इस पाठ द्वारा हमारे सामने रखने की कोशिश की है। और इसमें जो बिल्कुल बिलो या लोअर मिडिल क्लास लोग या गांव के लोग जो थे वो किस तरह से अपने समय में अपने जीवन को व्यतीत करते थे, या ग्रामीण समाज में किस तरह से एक किसान या एक मज़दूर जो है जूझता है, वहाँ की विपरीत परिस्थितियों में जूझता है। और इस पाठ में जो मज़दूरों का संघर्ष है या फिर एक बच्चे की पढ़ाई के लिए जो ललक है उसको आनंद यादव ने बखूबी इस पाठ के द्वारा हमारे सामने रखा है। तो चलते हैं बच्चों लेकिन इस पाठ की तरफ। लेकिन सबसे पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। आनंद यादव का जो मूल नाम था वो रत्नापा जकाते था। वह ग्रामीण साहित्यकार थे। ज़्यादातर वो ग्रामीण क्षेत्र के बारे में लिखते थे। और जो उनकी पारिवारिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, परिवार में जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी न होने के कारण बीच में उनकी पढ़ाई भी रुक गई। कोल्हापुर में अध्ययनरत आनंद यादव शिक्षा छोड़कर आगे की पढ़ाई पूरी करने पुणे पहुँचे। और ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ के मराठी विभाग के विभाग प्रमुख भी रहे हैं और उसी के पद से रिटायर भी हुए। और मराठी के ग्रामीण साहित्य को एक अलग पहचान देने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी आत्मकथा जोम्बी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और आनंद यादव ने करीब 40 किताबें लिखी जिनमें लेख, कविताएं, आलोचना आदि शामिल है। बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था वो जो है 30 नवंबर 1935 में हुआ और निधन जो है 27 नवंबर 2016 में पुणे में हुआ। तो ये बिल्कुल थोड़ी सी जानकारी थी जो कि आनंद यादव के बारे में है। अब चलते हैं हम पाठ जूझ की तरफ, जिसको मैं पहले पढ़ूंगी और फिर उसके बाद इसका आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो नहीं, पेज बाय पेज में एक्सप्लेनेशन इसका कर दूंगी। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में ढकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा अण्णा की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते। तो ये लेखक आनंद यादव की आत्मकथा में से ही एक छोटा सा पाठ इसमें है, इस पाठ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, जिसमें लेखक जो है आनंद यादव वो अपनी बचपन की समय की कहानी बता रहे हैं कि उनका पाठशाला जाने का, स्कूल जाने का बहुत मन होता था। बाकी बच्चों को देखते थे तो बहुत मन तड़पता था, लेकिन उनके जो दादा, यहाँ पे बच्चों जो दादा शब्द यूज़ हुआ है, दादा यानी पिता, तो यहाँ पे उनके पिताजी जो थे वो बहुत कड़क मिजाज के थे और उन्होंने हमेशा लेखक को पढ़ने से रोका। वो इसलिए कि वो चाहते थे कि लेखक जो है वो आनंद जी जो हैं वो खेतों में काम करें और खेतों में ही हमेशा जूझते रहें
और यहाँ पर वो पाठशाला जाने के लिए बहुत आतुर होते थे, लेकिन इसीलिए डर लगता था कि कहीं अगर उनको ये बात पता चल गई उनके पिताजी को यानी उनके दादा को, तो कहीं ना कहीं वो पिटाई कर देंगे। और हमेशा जो है वो इस कोशिश में रहते कि कोई भी उनके पिताजी को ये बात समझा सके कि विद्या का कितना महत्व है और पढ़ाई करना कितना ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें तो वो अकेले नहीं कह सकते थे, क्योंकि उन्हें अपने बाबा से, अपने दादा से बहुत डर लगता था, अपने पिताजी से। उनका उनका केवल ये मानना था लेखक का कि सारी ज़िंदगी खेती से किसी का कोई उद्धार नहीं हुआ, और हमेशा जो है एक पढ़ा लिखा इंसान जो है कोई कहीं एक मुकाम पे पहुंचता है तो उनकी ये सोच थी कि पढ़ लिख जाएंगे तो नौकरी लग जाएगी और 4 पैसे उनके हाथ में आएंगे। और ये सारे विचार जो हैं उनके अंदर कौंधते रहते थे, और पढ़ने की ललक जो थी वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर प्रबल होती चली जा रही थी। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईंख पेरने का कोल्हू चलाना होता। कोल्हू ज़रा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईंख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता, और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ ज़रा ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। तो दिवाली के बाद जो है ये इस तरह की कड़ी मेहनत जो है लेखक को खेत में करनी होती थी। और दिवाली के बाद की बात तो कहते हैं कि पूरे महीने भर ईंख पेरने का काम शुरू हो जाता था। कोल्हू से जो है ईंख को पेरा जाता था, जिससे कि उसका रस जो निकलता था और उससे गुड़ ढाला जाता था, गुड़ बनता था। तो यहाँ पर लेखक के जो पिता हैं, जो दादा हैं, वो ये कहते थे कि ईंख जो है पहले निकल जाए और उसको सबसे पहले पेरना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि बाजार में उसका अच्छा भाव मिलता है। कहीं ना कहीं उनकी सोच सही थी लेखक के भी हिसाब से, क्योंकि जब सारे कोल्हू एक साथ चलने लगते तो गुड़ ज़्यादा बन जाता, और जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो मार्केट में उसकी वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पर इसीलिए इनके दादा चाहते हैं कि कोल्हू जो है सबसे पहले इनके यहाँ शुरू हो, ईंख पेरी जाए और गुड़ बन के वो बाज़ार में निकल जाए, उससे भाव ज़्यादा मिलता है। लेकिन जो उसकी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो उन्हें नहीं करनी थी। जैसे कि अगर आप जो है ईंख को खड़ा कर दिए, ईंख को ज़्यादा समय तक खेत पे छोड़ दिया तो उसका जो है पानी सूखेगा और जो उसका रस है वो और गाढ़ा होगा, जिससे गुड़ की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन इस सब से लेखक के पिता को कोई सरोकार नहीं था। उनको ये था कि बस उसके भाव अच्छे मिलने चाहिए। इसीलिए पूरे गांव में जो सबसे पहले कोल्हू जो शुरू होता था वो लेखक के घर का, लेखक का ही कोल्हू शुरू होता था। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए, और मैंने अपनी पढ़ने की बात छेड़ दी। माँ ने कहा अब तू ही बता मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है, माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। अब मड़ा के सभी काम बीत गए हैं। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है, इसलिए कहता हूँ तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे। मैं चलूँगा तेरे साथ। तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। तो यहाँ पर गांव में जो सबसे पहला कोल्हू जब इनका शुरू हुआ तो उस हिसाब से जो है सबसे पहले काम इन्हीं का ख़त्म हुआ।
तो अब लेखक का ये मानना था कि जब खेत का सारा काम खत्म हो गया है तो एक दिन लेखक की माँ धूप में जो कंडे थाप रही थी, यानी कि जो उपले या जो गोबर से जो गोईठी जो बनती है वो कंडे जो है वो थाप रही थी। तो लेखक भी कुछ अपनी माँ की मदद कर रहा था। तो उस समय उसे ऐसा लगा कि कोई नहीं है, उसके और माँ के बीच की बात कोई सुन नहीं सकता। तो उसने अपनी माँ से अपने पढ़ाई की बात जो है वो शुरू की, छेड़ दी उसने। और कहने लग उन्होंने अपनी माँ से कहा होगा कि भाई मुझे पढ़ना है। तो माँ जो है वो अब उसके पिताजी को संबोधित करते हुए कहती है, या उसके पिताजी के बारे में कहती है, दादा के बारे में कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो बिल्कुल एक पागल सुअर की तरह जो है गुर्राना शुरू कर देता है, या जंगली सुअर जो है उस तरह से चिल्लाना शुरू कर देता है। मतलब उसके पिताजी का जो एक नेचर था वो यहाँ पे दर्शा रहा है, लेखक दर्शा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वो कठिन व्यक्ति थे और इस तरह की कोई भी बात को वो बर्दाश्त नहीं करते थे और उस पर उनका चिल्लाना शुरू हो जाता था। तो इस सब बात से माँ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, इसीलिए वो उसके पिताजी से ये बात कहना नहीं चाहती थी। लेकिन यहाँ पे फिर लेखक भी कहता है कि भाई अब तो खेती का यानी मड़ा का सारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। और जो दत्ता जी राव हैं उस गांव के, जो एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके लिए लेखक कहते हैं कि उनसे हम जाके अगर कोई बात कहें तो वो ज़रूर दादा को सही रास्ता बताएंगे और समझा देंगे, जिससे कि मेरे स्कूल जाने का या पाठशाला जाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है चलेंगे, माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। तो यहाँ पर माँ भी कहने लगी कि ठीक है चलते हैं दत्ता राव के यहाँ, जो कि बहुत सम्मानित व्यक्ति थे गांव के। और वहाँ पर माँ को मालूम था कि इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा जाके। सिर्फ माँ ने लेखक की बात को रखने के लिए या उसकी बात को इम्पोर्टेंस देने के लिए बात कही कि ठीक है हम लोग चलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी चाहती थी कि लेखक जो है वो पढ़े, एटलीस्ट 7वीं कक्षा तक तो पढ़ाना ही चाहती थी। लेकिन वो अपने पति के आगे बहुत ज़्यादा बेबस थी, क्योंकि उनके पति की जो सोच थी, जो नेचर था वो बहुत अलग था, और इसीलिए वो इन सब बातों से बहुत ज़्यादा घबराती थी। लेकिन फिर भी उस रात को जो है लेखक अपनी माता के साथ जो है देसाई के यहाँ गए, और वहाँ पर उनकी माँ ने जो है सारी बातें जो है दत्ताजी राव को सब कुछ बताया, अच्छे से उनको पूरी परिस्थिति से अवगत कराया, और फिर बताया कि किस तरह से लेखक पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके जो पिता हैं वो पढ़ने नहीं दे रहे हैं। उसके दादा जो हैं वो चाहते हैं कि सारा दिन वो गांव में घूमे और जो बाकी का घर का काम या खेत का काम है वो बच्चा करे, और क्योंकि यहाँ से वो ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए उसका स्कूल जाना या पाठशाला जाना जो है, पढ़ना लिखना बंद करा दिया गया है। तो जैसे ही ये बात देसाई सुनता है, जो वो सम्मानित व्यक्ति हैं, जैसे ही वो देसाई इस बात को अपने सामने देखता है होते हुए, तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो कहता है कि भाई आने दो, हम देखते हैं, ये तो बहुत गलत बात है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है।
तो यहाँ पर लेखक जो है दत्ताजी राव को समझाते हैं, अपनी परिस्थिति बताते हैं कि भाई ऐसा है कि अब खेतों में भी काम नहीं है कि भाई जिससे कि मेरे दादा जो है नाराज़ हो जाए, मैं काम छोड़ के मैं पढ़ने जाऊँगा, अब मेरा कोई काम नहीं है। दूसरी बात ये थी कि भाई इतने दिन से पढ़ाई रुकी हुई थी, जनवरी का महीना है, अगर 2 महीने वो जम के पढ़ाई कर लेगा तो उसका ये पूरा साल बर्बाद नहीं होगा, वो पास करके वो अगली कक्षा में जा सकता है। तो ये सारी बातों का वो विश्वास दिलाता है, लेखक जो है वो विश्वास दिलाता है दत्ताजी राव को, ताकि वो इन बातों का जो असर है वो दत्ताजी राव पर पड़े और वो उसके पिताजी को समझाने में सफल हो सके। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तू भी आ जाना रे छोरा। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सब भी बात कही है, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। तो यहाँ पर जब अपनी सारी बात लेखक और उनकी माता कह देती हैं दत्ताजी राव से, तो ये भी संकोच करते हुए वो कहते हैं कि भाई उनके पिताजी को ये पता ना चले कि ये दोनों यहाँ पर आए थे। वो सारी बातें जो है दत्ताजी राव को इनके माध्यम से पता चली हैं। बस इतना उन्होंने कहा कि आप ये बता दीजिएगा कि भाई लेखक की माता जो है वो साग सब्जी लेके आई थी और चली गई हैं। तो इस तरह से दत्ताजी राव कहते हैं ठीक है, हम बिल्कुल बात करेंगे, जब तुम्हारा पिताजी घर आए तो उसको मेरे यहाँ भेज देना और थोड़ी देर के बाद तुम भी आ जाना, और जो भी मैं पूछूं उसको बिना डरे बिल्कुल साफ साफ जो है वो कहना, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया, मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर ज़रा इधर भेज देना। कुछ काम वाम था? दादा ने अधीरता से पूछा। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, तो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले, गणप्पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है। अच्छा। तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जब लेखक अपनी माता के साथ घर पहुँचते हैं तो 1 घंटे के बाद उसके दादा भी घर आ जाते हैं, और घर में आते ही जो लेखक की माँ है उन्हें बताती हैं कि भाई आज मैं देसाई के घर गई थी और वहाँ पे मुझे उन्होंने आपको भेजा है मेरे द्वारा, मुझसे कहा है कि भाई तेरा मालिक नहीं दिख रहा है, उसको भेज दे, अगर खेत से आ जाते हैं तो मेरे यहाँ भेज दे। तो यहाँ पर जो लेखक के पिता होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई कोई काम वाम था, किस लिए बुलाया है? तो यहाँ पर जो लेखक की माता है वो कहती हैं कि भाई पता नहीं किस लिए बुलाया है, लेकिन बुलाया है। तो इस पे अच्छा, दत्ताजी राव के यहाँ उनके घर से बुलावा आना ये बहुत सम्मान की बात थी लेखक के दादा के लिए। तो उन्होंने बिना कोई क्षण बर्बाद किए अपनी पत्नी से कहते हैं कि भाई तुम रोटियां बनाओ, मैं तुरंत अभी जल्दी से होकर आता हूँ, क्योंकि उनके लिए देसाई के घर से बुलावा आना जो है वो बहुत बड़े गर्व की बात, सम्मान की बात थी। और आधे घंटे के बाद लेखक की माता ने उन्हें भी भेज दिया इस बहाने से कि जाके कहना कि आके खाना खा ले। जीम ने यानी कि खाना खा ले, आके खाना खाने के लिए बुलाया गया है, ताकि इसी बहाने वो वहाँ जा सके और वहाँ जाकर जो है सारी बातों का जो है खुलासा हो सके और सारी बातें जो है वो साफ तौर से लेखक के सामने हो सके। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वो मेरे पास। जी, मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रत्नप्पा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना
शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया, उन्हें दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई के मड़ा को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोत कर किसी तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, ये सब उन्होंने सुनाया। तो जब लेखक जो है देसाई के घर पहुंचते हैं तो देसाई जो है दत्ताजी राव लेखक को बैठने को कहते हैं और आनंद से पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारा, क्यों इस वक्त कैसे आना हुआ। बोले बाबा को बुलाने आए हैं, अपने दादा को बुलाने आए हैं। तब वहाँ पर दत्ताजी राव जो है उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, जिससे पता चलता है कि भाई पढ़ने नहीं जा रहा है, वो पढ़ाई रोक दी गई है क्योंकि दादा जो है वो खेत में काम नहीं करते, सारा काम जो है खेत का उसे ही देखना होता है। तब यहाँ पर देसाई जो है लेखक के दादा को बहुत बुरी तरह से डांटते हैं और उसके बाद जो है वो जो भी बातें थी सब बातें जो है वो कह सुनाते हैं। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ और पाठशाला जाते रहना। मैं पढ़ाऊँगा तुझे, इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। तो यहाँ पे देसाई जो हैं वो लेखक के दादा की किसी भी बात को नहीं मानते, जो भी तर्क देते हैं वो उसको नहीं मानते, वो खारिज कर देते हैं और फिर लेखक से कहते हैं कि भाई तुमको कल सवेरे से पाठशाला जाना है, स्कूल जाना है, पूरी फीस जो है भर देना मास्टर जी को, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, मन लगा के पढ़ो। और अगर ये नहीं भेजता है तुम्हारा दादा अगर तुम्हें पाठशाला नहीं भेजता है तो तुम मेरे यहाँ आना, मैं पढ़ाऊँगा और जो है लेकिन अपना साल जो है वो बर्बाद होने मत देना। तो इस तरह की सांत्वना देके और लेखक के दादा को देसाई जी डांट डपट के समझाते हैं और लेखक का स्कूल जाने का जो रास्ता है वो साफ करने की कोशिश करते हैं। मैंने मना कब किया है जी, इसको ज़रा गलत सलत आदत पड़ गई थी इसलिए पाठशाला से निकाल कर ज़रा नज़रों के सामने रख लिया है। कैसी आदतें, चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, कभी खेलना जाता है, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया, क्यों रे छोकरे? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसा लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। तो यहाँ पर जब सारी बातें हो गई तो दत्ताजी राव के सामने जो है लेखक के पिता जो हैं वो भी अपनी बात कहते हैं और फिर एक बैक जो है वो लेखक के ऊपर उबल पड़ते हैं, कहते हैं कि भाई इसकी आदतें ख़राब हो गई थी इसीलिए मैंने इसको घर पे रखा अपनी नज़रों के सामने। और कैसी आदतें पूछने पर बताया कि भाई कभी कंडे बेचना तो कभी चारा बेचना और सिनेमा देखना, खेलना कूदना, यही सब इसकी आदतें गड़बड़ थी, इसकी वजह से इसको जो है मैंने अपने सामने खेत में रखा। तो यहाँ पर दत्ताजी राव जब ये बातें सुनते हैं तो वो लेखक से पूछते हैं कि भाई क्यों, ऐसा भी कुछ बात है क्या? तो इस पर लेखक कहते हैं कि नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार मेले गया था जहाँ की पैसा जो है लगाया था और जो सिनेमा देखा था उसके पास कोई पैसे तो उसके दादा देते नहीं हैं, तो अपनी माँ से ही कंडे बनवाए थे और वो कंडे को बेचने के बाद कपड़े भी सिलवाए थे और सिनेमा भी देखा था। तो इसमें जो है अपनी बातों को जो सफाई जो है लेखक ने यहाँ पर दत्ताजी राव के सामने रखी ताकि किसी भी तरह से उनका स्कूल जाने का जो रास्ता साफ हुआ है वो बंद ना हो सके। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ है कभी? नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी, मैं खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एकाध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ,
एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ? इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से। देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए, दादा ने मन मार कर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रख कर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है का? हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर हैं। मन आनंद से उमड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का? मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पड़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था। तो यहाँ पर दत्ताजी राव के कहने पर, जोर देने पर इनके दादा मान जाते हैं इनको स्कूल भेजने के लिए, लेकिन अपनी कुछ शर्तें रख देते हैं कि भाई पाठशाला जो है 11 बजे से शुरू होती है, लेकिन सुबह जैसी सूरज निकले, सुबह तड़के ही आदेश हो जाता है दादा का कि लेखक को अपना बस्ता लेके स्कूल जाने से पहले खेत पर आके सारा काम करना है और पानी डालना है। उसके बाद जब वो पाठशाला से वापस आए तभी वो सीधे खेतों पर आए और सारे ढोर और जो जानवर हैं उन्हें चराए, और भी खेती के जो काम है वो सब करे। ये सब जब हो जाए तब वो अपने स्कूल के बारे में सोचे। तो लेखक जो है ये सारी चीज़ें मंजूर कर लेता है, और ये भी कहता है कि भाई अगर खेत में काम होगा तो गैर हाजिरी कभी कभी हो ही जाएगी। तो मतलब ये सारी शर्तें वो इसलिए मान गया क्योंकि उसको पाठशाला जाने की अनुमति मिल चुकी थी। देखो बच्चों, ये ग्रामीण परिवेश है और यहाँ पे बड़ी मुश्किलों से बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए अपने संसाधनों को जुटाते हैं, क्योंकि वो खेतों में भी काम करते हैं और पाठशाला में का भी पढ़ाई का बोझ अपने ऊपर लेते हैं। तो इस तरह के परिवेश में लेखक आनंद यादव जो हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई को तरजीह दी, इम्पोर्टेंस दिया, और बड़े स्ट्रगल के साथ जो है इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा था। तो यहाँ पर सुबह शाम खेतों पे आने का जो सिलसिला था वो लेखक को मंजूर करना पड़ा, उनके पिताजी की शर्तों को मानना पड़ा। नहीं तो अगर ऐसा वो नहीं करते तो उनके पिताजी ने उनको धमकी दी थी दादा ने कि कहीं भी दिखेंगे अगर वो गांव में तो वो उनकी पिटाई कर देंगे और उनके सर से जो पढ़ाई का भूत है वो भी उतार देंगे। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि सब कुछ भी ख्याल ना करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पीसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर जी की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। दोपहर भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। तो इस पर्टिकुलर भाग का, इस पार्ट को मैंने 2 भाग में बांटा है। तो ये पहला भाग था जहाँ की इनको अनुमति मिलती है और इन्हें अपने पाठशाला का वो समय बहुत अच्छा लगता है जो था 9 से 11 से 5 बजे तक का, जहाँ की अगर ये पाठशाला नहीं जाते तो इस समय गर्मी के महीने में धूप में, अगर सर्दी है तो सर्दी में हवा पानी भूखे प्यासे रह के खेतों पे काम करना पड़ता। लेकिन जब ये स्कूल जाने लगे तो इन्हें वो वक्त बहुत अच्छा लगा और अपने मास्टर जी की मार उससे ज़्यादा अच्छी लगी। तो यहाँ पर दोपहर भर की कड़ाके की धूप का समय जो था वो पाठशाला की छाया में गुजरा और इनके गर्मी के 2 महीने बहुत ही आनंदपूर्वक गुजरे और ये पाठशाला जो है पाठशाला के लिए इनको अनुमति मिल गई, उसमें ये खुश थे। खेतों के काम से छुटकारा मिल गया, खड़ी दोपहरी में उससे ये खुश थे और बड़े दिनों बाद ये पाठशाला जा रहे थे, उससे ये खुश थे। तो बच्चों इस भाग में इतना ही, हम अगले भाग में फिर मिलेंगे। लेकिन
उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरे हर वीडियोस की जानकारी आपको पहले मिल सके, नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो धन्यवाद बच्चों।